Hello everyone, I'm Apurva Yadav. I got rank 13 in UP PCS 2016 and this was my fourth attempt in UP PCS. So to complete this journey यहाँ तक, I would like to share my experience so far कि कैसे कैसे मैंने अभी तक पढ़ाई करी या मैंने कहाँ से ग्रेजुएशन करी थी और कैसे मुझे फाइनली UP PCS में सिलेक्शन मिला। तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम का था। 12th स्टैंडर्ड तक मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करी थी। तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने के बाद 12th में उसके बाद आपने इंग्लिश में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इतना ज़्यादा इंग्लिश में पूछते हैं, इंग्लिश में सारा एग्ज़ाम रहता है। तो इनिशियली तो मैं बहुत डर गई थी, इतना डर लगता था कि कैसे लिखूँगी मैं, कैसे करूँगी, बहुत पढ़ती थी मैं उसके लिए ना, इंग्लिश के सेंटेंस याद करने की कोशिश करती थी ताकि कोई एरर ना हो। देन लेटर आई रियलाइज कि एग्ज़ाम में इतना मैटर नहीं करता है। एग्ज़ाम में आपका एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए। इतना इंग्लिश या हिंदी से इतना फ़र्क पड़ता नहीं है एग्ज़ाम में फाइनली। तो एक हर्डल था जो मैंने स्टार्टिंग में फ़ेस किया। फिर ये जो इंग्लिश वाला हर्डल रहा, ये आगे भी थोड़ा सा रहा। जैसे कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती थी तो बड़ा डर लगता था कि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आंसर करेंगे, गलत हो जाएगा, ग्रामर गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। बट ऑल आई रियलाइज इज़ कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। लैंग्वेज इज़ नेवर अ बैरियर। आपको पढ़ता रहना है, आपको बस अपना एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। नहीं आ रहा है आप हिंदी में बोल दीजिए, एक्सप्रेशन क्लियर रखिएगा। फिर मेरा TCS में सिलेक्शन हुआ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। TCS के बाद मुझे चेन्नई में पोस्टिंग मिली। TCS में चेन्नई में भी ऐसा था कि वहाँ सारे आसपास सब हिंदी इंग्लिश में बोलते थे। हिंदी बोलने वाले आपको हार्डली मिलेंगे। कम्युनिकेशन आपको US में क्लाइंट से कॉल करनी है, सबसे कॉल करनी है, वो सारी चीज़ें बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन बस ये था कि आप बस बढ़ते जाइए आगे। मेरा था कि मैं गलत बोलती थी, सही बोलती थी, जैसे भी बोलती थी, बस मैं बोलती रहती थी। ये था कि कभी तो सही हो जाएगा, कभी तो स्ट्राइक कर जाएगा फाइनली। तो फाइनली धीरे धीरे फिर मैंने UPSC के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी और साथ साथ में UP PCS भी देना शुरू किया। तो जब मैंने ये इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग का सिलसिला शुरू हुआ, आप कह सकते हैं। तो उसमें NCERTs भी इंग्लिश में पढ़ी। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा। काफ़ी नॉवेल्स पढ़ती थी, मुझे पसंद था नॉवेल्स पढ़ना, काफ़ी मैगजीन्स पढ़ती थी। तो इन सब चीज़ों से ना रीडिंग से इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर कोई हिंदी मीडियम से है और उसको ये लगता है कि नहीं उसको इंग्लिश में लेना है और उसको डर लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम में कैसे देना है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप ये सारी चीज़ें रेफ़र कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, रेडीमेड आपको वहाँ से सेंटेंस मिल जाता है, आपको उसमें ग्रामर सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। आप आजकल सीरीज़ अगर देखते हैं, वैसे मैं सीरीज़ के लिए एडवाइस नहीं करूँगी, इट इज़ क्वाइट एडिक्टिव, लेकिन जस्ट इन केस अगर आप देखते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सब टाइटल्स के साथ देखने की कोशिश करिए। तो इन सारी चीज़ों से भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये सारे हर्डल्स थे जो मेरे लाइफ में रहे हैं। वो उसके बाद आई वुड से कि एक जो दूसरा हर्डल था वो था एक छोटे शहर से होना। मैं मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। मैनपुरी UP वेस्ट UP में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर वुमेन एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं है, आई वुड से। एक वो चीज़ है। तो मैं बस ये बोलूँगी, अगर कोई भी छोटे शहर से है, अगर उसको ये लग रहा है कि उसको वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं या गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आई वुड से कि आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट भी हमारे पास बहुत नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। तो आई वुड से कि आप इंटरनेट को यूटिलाइज़ करिए, वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस देखिए। बहुत से लोग अपने घर से तैयारी करके जाते हैं, बहुत से लोग इतने बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहे होते हैं, वो भी तैयारी करते हैं। बाकी आई वुड से कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं UPSC की प्रिपरेशन करती थी तो UP PCS पे मेरा इतना फोकस नहीं रहता था इनिशियल अटैम्प्ट्स में, इसलिए वो 2-3 अटैम्प्ट्स कब निकल गए मुझे पता नहीं चला। लेकिन क्या होता है, अगर आपके निकल जाते हैं, आपने फोकस नहीं किया, तो उसको और कोई नहीं समझता है। ओनली यू नो कि यू कुड नॉट स्टडी फॉर दैट। तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। तो ये है कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगर आपकी गलतियाँ हो रही हैं, पुराने एग्ज़ाम्स में आपने क्या गलतियाँ की हैं, पहले एग्ज़ाम में क्या गलती की है, तो उसको सुधारिए। तो जो मेरे इनिशियली अटैम्प्ट मैंने जो UP PCS के दिए थे 13 और 14 के, वो बहुत क्लोज गैप में थे कि 13 का मेंस हुआ, उसके 2 या 3 महीने बाद 14 का मेंस था, क्योंकि 13 का रिज़ल्ट लेट आया था। तो ऐसे में क्या होता है, आपको पुरानी गलती पता नहीं चलती और आप नए पेपर में भी जाके सेम गलती रिपीट कर देते हैं। तो वो अटैम्प्ट तो मेरे इस वजह से मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। 15 में मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव करके कोशिश करी, पढ़ाई करी, इम्प्रूव किया। तो उसमें मेरा 5 नंबर से इंटरव्यू कॉल को मैंने मिस किया था। तो उसके बाद फिर मैंने 2016 के लिए आई एनालाइज्ड कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है। मेरी जो गलतियाँ थी वो मेनली GS में थी कि GS में मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। आइडियली बच्चों को स्कोर करना होता है 280 290, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेफ स्कोर। तो GS में मैंने रिवाइज़ किया, अपना घटना चक्र को रिवाइज़ किया, कई बार NCERTs अपनी रिवाइज़ करी।
मंथली अपना करंट अफेयर्स किया, 200-250 क्वेश्चन किसी वेबसाइट से उठा के जो UPPCS में आ सकते थे, ये सब करके, और फिर फाइनली मैंने 2016 में ये रैंक 13 के साथ क्लियर किया है. So with this I'll start my I would like to share my strategies with you कि जो शायद आपको काम दे सकता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए. तो प्रीलिम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम सबको पता ही होता है. जैसे NCERTs हैं हमारी बेसिक्स, जो बेसिक 6 से 12th लेवल तक की होती हैं. लेकिन उन NCERTs में भी PCS के लिए आई वुड से अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स. बट यू कैन नॉट हैव दैट लिबर्टी टू अवॉइड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. सो दैट इज़ वन थिंग, NCERTs. अपार्ट फ्रॉम दैट, घटना चक्र, जो मुझे नहीं पता था पहले, घटना चक्र को आप कई बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा. घटना चक्र ये इंग्लिश में भी आती हैं, पहले हिंदी में आती थी केवल. ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक आती हैं, तो 5 या 6 होती हैं. लेकिन अगर आप 5-6 नहीं कर सकते, आपके पास टाइम की कमी है, तो आई वुड से कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अच्छे से करिए. इनको कई बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि एक बार से वन टाइम, इफ़ यू आर डूइंग इट वन टाइम, इट्स लाइक नथिंग. सो यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, स्पेशली हिस्ट्री. So that is one thing, that is the source for prelims. Apart from that, I would say कि previous years papers, UPPCS में काफ़ी सारे questions हैं जो previous year से repeat होते हैं, काफ़ी सारे questions. तो जो मुझे नहीं पता था, कई बार होता है कि मुझे लगता है कि ये कहाँ से आ रहा है ये question, इनका source नहीं पता है. तो आप previous years papers लेके आइए, किसी भी एक ऐसी जगह के, ऐसे publication के जो authentic हो, जिनकी कीज़ गलत ना हो, उनको अच्छे से कर लीजिए. 10 साल के एटलीस्ट कर लीजिए. अगर 2018 या 19 में अपीयर हो रहे हैं तो उससे 10 साल पहले से स्टार्ट करके करिए उसको अच्छे से. दिस वाज माय सेकंड सोर्स प्रीलिम्स के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में काफ़ी आते हैं. फैक्चुअल भी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं. तो आप उसमें जैसे अगर आप काफ़ी टाइम लेके कर रहे हैं, UPPCS पे ही फोकस करके कर रहे हैं, तो हर महीने जैसे कंपाइलेशन आता है, कुछ साइट्स होती हैं, जैसे GK टुडे है, या और भी कई सारी साइट्स होती हैं जिनका पूरा मंथली कंपाइलेशन आता है 200 या 250 क्वेश्चंस का. तो वो 200-250 क्वेश्चन आप हर मंथ करते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए. और फाइनली प्रीलिम से पहले एक घटना चक्र, एक दृष्टि की आती है, दृष्टि की मैगजीन जो एनुअल कंपाइल करती है सारे करंट अफेयर्स को, तो उसको ज़रूर करिएगा. उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं. इनफैक्ट 90% मुझे लगता है क्वेश्चंस उससे बन जाते हैं प्रीलिम्स के लिए. लेकिन उसको करने के लिए भी आपको काफ़ी उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि वो हिंदी में होती है. तो कई बार होता है अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो आपको हिंदी पढ़ने में भी दिक्कत आएगी. तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो घटना चक्र आपका सोर्स हो गया, दूसरा आपका दृष्टि का जो कंपाइलेशन आता है एनुअल करंट अफेयर्स का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट NCERTs और आपका प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, अच्छा स्कोर करने के लिए स्पेशली. उसके बाद ये स्टैटिक पार्ट हो गया. दिस इज़ दी लाइक आप कह सकते हैं कि एक बेसिक हो गया आपका, कि ये बेस आपको करना ही करना है. इसके बाद एक एग्ज़ाम हैंडल करने की स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि आपको एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है. तो जब आप पेपर देने जाएँ, एग्ज़ाम हॉल में जाएँ, तो कई बार क्या होता है, आजकल इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि बच्चे बहुत कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेगेटिव का सोच के भी हम 100 कर देते हैं या 110 कर देते हैं. तो इतने कट थ्रोट कंपटीशन में अगर आप इतना कम करेंगे, उसमें से 10-20 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाएंगे, तो फाइनली आपका बहुत कम रह जाता है स्कोर. तो मुझे लगता है एक ये रीज़न होता है कई बार कि वी आर सो स्कैर्ड ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस कि हम अल्टीमेटली वी एंड अप एट एच. तो उसके लिए आपको ये करना है कि एग्ज़ाम से पहले आप 2-3 मॉक लेकर आइए, उन मॉक्स को अटैम्प्ट करिए घर पर. आप जो क्वेश्चन अदरवाइज़ आप डर के नहीं करते, उनको भी आप अटैम्प्ट करिए, उन पर मार्क कर लीजिए. और उन पे मार्क करने के बाद जब आप फाइनली आपका पेपर ख़त्म हो जाए, तो आप ये देखिए कि इनमें से कितने क्वेश्चंस हैं वो सही हो गए, कितने गलत हो गए जो अदरवाइज़ आप अटैम्प्ट नहीं करते. तो अगर आपका नेट पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स गुड, इट्स वर्किंग फॉर यू. और अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप अपना थोड़ा सा कंटेंट रिवाइज करिए. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू हैंडल एग्ज़ाम. 150 क्वेश्चंस है तो आई वुड से कि 120 या 130 तक तो करिए ही करिए, और बाकी आप अपने आप को टेस्ट ज़रूर करिए. ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. काफ़ी लोगों का एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है कि अगर 130 करें तो 130 सही हो गए, लेकिन आप अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से और नेगेटिव मार्किंग को देखने के हिसाब से करिएगा. लेकिन जनरली आई प्रेफर हायर साइड पे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना. सो दिस वाज फॉर प्रीलिम्स.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि इस सबसे तो होना चाहिए, और अगर फिर भी कुछ कमियां रहती हैं तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि क्या कमी आ रही है। इसके बाद अब मैं आपको मेंस का बताती हूँ। इतना प्रीलिम्स का हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपको लगता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मेंस में जैसे आपको पता होगा कि पहले जीएस के 2 पेपर होते थे 200-200 मार्क के, तो वो 400 हो गया। उसके बाद 150 मार्क्स का ऐसे होता था, 150 मार्क्स की हिंदी होती थी, और हमारे 2 ऑप्शनल होते थे 400-400 नंबर के। दैट्स हाउ इट वेंट अर्लियर। तो उसमें आप जैसे जो कॉमन सब्जेक्ट है, अब तो पैटर्न चेंज हो गया है 2018 से, तो जो कॉमन एरियाज़ हैं मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो एक जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, स्पेशली अगर आप इंग्लिश माध्यम से दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम हिंदी या ऐसे को इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट जनरली भी हम क्या करते हैं कि हम अपने ऑप्शनल्स पढ़ने में लगे रहते हैं। हम ऐसे के लिए उतना कंटेंट इकट्ठा नहीं करते हैं। हम हिंदी के लिए हमें लगता है मुहावरे हमने आते हैं, ये तो बचपन में किए हुए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हिंदी में आप मुहावरे भी कर रहे हैं तो आपको उसमें अच्छे सेंटेंस यूज़ करने होंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, वरना आपके वहाँ पे थोड़े से कम मार्क्स दिए जाते हैं आपको। तो इसके लिए आई वुड से कि हिंदी और एस्से को आप सीरियसली लें। इस बार भी है, 2018 के पैटर्न में भी है, तो उसको बहुत सीरियसली लेके दें, क्योंकि इसमें भी 20 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देता है ये, तो यू कैन इम्प्रूव वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड एस्से आई हैड ऑप्शनल्स। मैं उसकी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हिस्ट्री लेंगे, काफ़ी लोग फिलोसफी लेंगे, सो दैट इज़ अ कॉमन पार्ट इन 2018 सिलेबस एज वेल। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद हिस्ट्री। वैसे हिस्ट्री मेरा प्राइमरी ऑप्शनल नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यूपीएससी भी देती हूँ, तो मेरा वहाँ फ़िलॉसफी ऑप्शनल रहता है। तो हिस्ट्री के पास मेरे पास टाइम कम होता है हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री में मैंने सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटीज़ रिवाइज़ करी। एनसीईआरटीज़ अच्छे से रिवाइज़ करने के बाद उसके बाद मैं मार्केट से, आप किसी भी एक कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए। मैंने बालियान सर के नोट्स रेफ़र किए थे, वो नोट्स उठा के ये 2 सोर्सेज आप पहले अच्छे से पढ़ के एक बार प्रीवियस ईयर्स पेपर खोलिए। Once you are done with these sources, you have to pick up previous year's papers. यूपीपीसीएस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मेंस के टाइम, हिस्ट्री में भी और फिलॉसफी में भी। तो क्या होता है, उन प्रीवियस ईयर्स को करने से अगर आप पहले से उनको लिख लेंगे, एक बार हाथ से लिख के देख लीजिए, तो एग्ज़ाम में आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। एक ये चीज़ है हिस्ट्री के लिए। और बाकी हिस्ट्री की अगर मुझे बुक्स बतानी हो आपको, तो बेसिक बुक्स वही रहेंगी कि एनसीईआरटी हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, और क्लास नोट्स हो गए। सोर्सेज अपने थोड़े कम ही रखिएगा। कई सारी किताबें पढ़ने के बाद उसको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं पेपर में, तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो आई वुड से कि अपने सोर्सेज मिनिमम रखिए, उनको कई बार रिवाइज़ करिए, और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको लिख के देख लीजिए अच्छे से। और अपना 2 सेक्शन होते हैं जैसे हमारे एग्ज़ाम पेपर में हिस्ट्री में, जैसे 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर में 2-2 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन में से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, एक सेक्शन में से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया देख सकते हैं कि आप सपोज़ मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, बट मेरी इंडियन हिस्ट्री अच्छी है, तो मैं इंडियन हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकती हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 कर सकती हूँ। तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अगर आपके पास टाइम की कमी है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ स्ट्रैटेजीज़ बन सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इट इज़ अ मस्ट थिंग यहाँ पर, क्योंकि मैंने देखा है एग्ज़ाम हॉल में जब मैं गई तो देखा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, हम लोग कर रहे हैं और आप रुक जा रहे हैं बीच में, ऐसे हो जाता है। पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, निकल के लगा कि नहीं 10-15 नंबर का छूट गया या 40 नंबर का छूट गया किसी का, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉस है हमें। तो अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं ना, तो ट्राई टू अटेम्प्ट, पूरा का पूरा पेपर करिए विद इन टाइम लिमिट। 15 क्वेश्चंस पूरे नहीं भी आ रहा है तो एक ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है हर क्वेश्चन का, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे टाइम पर 2016 में क्वेश्चन आया था, इंडोनेशिया रेवोल्यूशन का कुछ रिलेटेड था, बट मुझे उस टाइम उतना याद नहीं आ रहा था, टाइम की भी कमी थी। तो एक ओवरऑल आंसर आप लिख सकते हैं उसमें, जैसे हर रेवोल्यूशन के एक बेसिक कॉज होता है, जैसे कि लोगों में डिसकंटेंट होता है ऑपरेशन के खिलाफ। इस तरीके से आप ओवरऑल लिख के ज़रूर आइए, छोड़िए मत कि आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। उसके बाद हिस्ट्री में मुझे लगता है इतना सफिशिएंट होना चाहिए। बाकी आप अपना बुक्स भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपके किसी सीनियर ने सजेस्ट किया है। मैं अब फ़िलॉसफी का आपको बताती हूँ। उसके बाद फ़िलॉसफी में जो मैंने रेफ़र किया था, मैंने सबसे पहले तो एक दत्तायन चैटर्जी बुक आई थी, एक जनरल रीडिंग के लिए मैंने उसको पढ़ा था, ओवरऑल फील लेने के लिए कि फ़िलॉसफी में आइडियली होता क्या क्या है। कोई भी पढ़ सकता है इस बुक को, इनफैक्ट इट इज़ अ नाइस बुक। तो
एक वो बुक पढ़ी थी, उसके बाद मैंने सोशियो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के लिए ओपी गौबा पढ़ी थी। रिलीजन के लिए, फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन के लिए और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक कंटेंट रेफ़र नहीं किया था, स्पेसिफिक बुक रेफ़र नहीं किया था रादर आई वुड से। तो उसके लिए मैंने बस क्लास नोट्स रेफ़र किए थे। तो इन बुक्स के सिवा ये जो दत्तायन चटर्जी हैं, ओपी गौबा हो गई, इसके सिवा मैंने पतंजलि सर के क्लास नोट्स रेफ़र किए थे और मित्रा सर के क्लास नोट्स रेफ़र किए थे। इन दोनों को कंपाइल करके आप उसमें से आपको लिखना है आंसर, इन्हीं को कई बार रिवाइज़ करना है, ये जो क्लास नोट्स हैं स्पेशली। उसके बाद अमरीश वेमूरी जी सर जो हैं सिलेक्टेड हैं यूपीएससी में पहले, उनके भी कंपाइल्ड नोट्स आते हैं, इनसाइट्स ऑन इंडिया पे पढ़े हैं, आप देख सकते हैं उनको, उनके नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपके पास टाइम की भी कमी है तो आप उनके नोट्स को पढ़ के भी कई बार रिवाइज़ करके उनसे भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं शायद। तो अगर आपकी कोई, जैसे आपको लग रहा है कि उनके नोट्स में कुछ मिसिंग है, तो आप वो मित्रा सर के में से नोट डाउन कर लीजिए या पतंजलि वाले सर के नोट्स में से नोट डाउन कर लीजिए और वो एक सिंगल सोर्स रखिए फाइनल एग्ज़ाम में, जैसे 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती है वहाँ पे रिवाइज़ करने के लिए। आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं अगर आप चाहें तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है टाइम तो आप उन सर के नोट्स भी रेफ़र कर सकते हैं या किसी भी टॉपिक के कंपाइल्ड नोट्स अगर आपको लगता है तो आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद फ़िलासफ़ी में आंसर राइटिंग का आई वुड से मुझे लगता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बहुत डिफरेंट पेपर हैं। पेपर 1 में क्या होता है कि हमें आदत नहीं होती है उस लैंग्वेज को लिखने की। पेपर 2 में सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजन तो हम लिख लेते हैं क्योंकि वो जनरल स्टडीज़ से काफ़ी मैच करता है, बट पेपर 1 में हमारी लैंग्वेज नहीं होती है, वो तो हमें बहुत टाइम लग जाता है उसको कंप्लीट करने में। तो पेपर 1 को आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, उस वोकैबुलरी को डेवलप करने की। तो पेपर 1 ज़रूर करिएगा। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, फ़िलासफ़ी हिस्ट्री दोनों के लिए। तो उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आपका पेपर टाइम से कंप्लीट हो रहा है, अच्छी एक्यूरेसी उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो रहा है, और रिपीटेड क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान में रखें थोड़ा। ये मेरा फ़िलासफ़ी का था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है फ़िलासफ़ी में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसमें। बाकी इसके अलावा और तो एसे में भी मैं बताऊंगी आपको। एसे में मैंने पहले भी बताया था, एसे के लिए भी ना कुछ जनरल इश्यूज़ होते हैं, जैसे हमारा वुमेन इशू हो गया, बच्चों की एजुकेशन का हो गया, फार्मर सुसाइड हो गया या फार्मर की जनरल कंडीशन का हो गया, क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी सारे ऐसे आते हैं कई बार। तो ये सारी चीज़ें आप इनके लिए एक फॉर्डर तैयार करके रखिए पहले से। ये फॉर्डर कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, किसी भी टाइम किसी भी ऐसे में, तो थोड़ा सा उसको भी तैयार करना है, अदरवाइज़ मार्क्स कम रह जाते हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसे में कई बार मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया है। कुछ लोग मना भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना भी चाहिए, तो मैंने जो ट्राई किया, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया और मेरे लिए वो वर्क भी किया शायद, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद मेंस के बाद अब मैं इंटरव्यू का आपको बताना चाहूँगी। ये मेरा मेंस का था। इंटरव्यू में करीब हमें 1 या 1.5 महीने का समय मिलता है। तो 1 या 1.5 महीने में वी हैव इनफ टाइम, आपके पास इनफ टाइम होता है, आप आराम से सारा अपने ब्रश अप कर लेते हो और सारा अपना बेसिक्स रिवाइज कर लेते हो। तो सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू के लिए बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले कोई टच में रहें और लोगों का जो इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या होता है कि रोज़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनका एक ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसको देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको ज़रूर पढ़ते रहिए रोज़ का रोज़। एक वो चीज़ है, प्लस अपने बेसिक्स रिवाइज़ करिए। जो आपके ऑप्शनल्स हैं उनको ज़रूर रिवाइज़ करिए। ऑप्शनल में से काफ़ी डीप क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लिखने में तो वो आसान होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक ये चीज़ है कि अपना ऑप्शनल रिवाइज़ करिएगा, और प्लस जो करंट में कुछ चीज़ें चल रही हैं, करंट में कोई मेजर इशू चल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस मेजर इशू को, बहुत सारे चैनल्स होते हैं यूट्यूब पर, जाइए उस इशू को डालिए, उससे पूरा अच्छे से समझिए, कंटेंट नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों को बोल के सुनाइए, तो उससे आपका इम्प्रूव होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और इंटरव्यू में और भी चीज़ होती है, जैसे एक होता है कि कई बार वी आर वेरी स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप गलत बोलेंगे या नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इंटरव्यू में जाके फेल होने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करिए, जो आपको मिल जाए, जो आपके फ्रेंड्स मिल जाएँ, आपके फैमिली मिल जाए, जो आपको पकड़ के मिल जाए, बस उनसे बात करिए सीधे। उसके बाद मॉक इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा। मॉक इंटरव्यू से आपको समझ में आता है आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये सारी गलतियाँ फाइनल एग्ज़ाम में, फिर फाइनल मॉक में आप रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में आई वुड से कि बी कॉन्फिडेंट। कई बार बच्चे क्वेश्चंस ये भी पूछते हैं कि मैम क्या पहनना चाहिए या क्या, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। वो बिल्कुल भी इस चीज़ पर आपको जज नहीं करेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा ये पहन लिया, सूट पहन लिया, साड़ी नहीं पहनी है, साड़ी पहन लिया, सूट नहीं पहनी। आप जो कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंटली रूम में एंटर कर सकें। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो
तो उस टाइम पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैम ने मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे। तो मेरा इंटरव्यू देने के बाद थोड़ा सा, क्योंकि टाइम हमारे बोर्ड जो मेंबर्स थे उनका टाइम थोड़ा कम था, वहाँ पर 15 मिनट्स हर कैंडिडेट को दे पा रहे थे वो लोग, और उसमें भी बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो मुझे डर लग रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया है, मैं थोड़ा नर्वस थी वहाँ पर। तो मैंने फिर भी ये था कि हाँ, मुझे श्योर नहीं था कि मेरे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सारा चीज़ दिमाग में चल रही थी। लेकिन जब फाइनली रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कि ठीक परफॉर्मेंस गया है, इतना डरना नहीं है। तो अगर इंटरव्यू में कोई प्रेशर भी क्रिएट करता है तो उस टाइम पे नर्वस नहीं होना है आपको, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हो रहा है उनको हैंडल करिए, नहीं हो रहा है तो सॉरी बोल के आगे निकल जाइए। इट इज़ जस्ट एन इंटरव्यू, वो आपकी परफॉर्मेंस या आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करता है। हर इंटरव्यू बोर्ड का तरीका अलग अलग होता है इंटरव्यू लेने का। तो ये मेरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू में था। इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे मैं वो भी बता देती हूँ आपको। इंटरव्यू में सबसे पहले उन्होंने मेरा जनरल इंट्रोडक्शन लिया। जनरल इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप कहाँ क्या काम करती हैं, क्या हुआ आपका क्या, तो मैंने उनको बताया जैसे मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करती थी, छोड़ के आई थी जॉब प्रिपरेशन के लिए। तो वो सब आपको जस्टिफाई करना पड़ जाता है कि क्यों जॉब छोड़ी है, यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं, वाई दिस, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था मेरे पास कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ये सब क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, 5 स्ट्रेंथ 5 वीकनेस, इस तरीके से पूछ लिया। उसके बाद एक फ़िलॉसफी में सर ने मुझसे गीता की फ़िलॉसफी भी पूछी थी, गीता का पूरा सार पूछा था कि क्या है उसमें। उन्होंने पूछा था मुझसे कि ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान में अंतर बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन थे। फिर जीएसटी करंट अफेयर्स में चल रहा था उस टाइम काफ़ी, तो जीएसटी के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। फिर एक सर ने, मैम ने मुझे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिए, थोड़ा सिचुएशन बेस्ड, कि सपोज़ आप कुछ अच्छी पोस्ट पे पहुंचती हैं जहाँ पे आपके पास में पावर है किसी को पकड़ने की, और आपके पास ऊपर से कहीं से प्रेशर आता है कि आप उसको छोड़ दीजिए, तो आप क्या करेंगी। इस टाइप की सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना होता है और कुछ नहीं। उसके बाद एक सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी का भी उन्होंने पूछा था कि नॉर्मल सिक्योरिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी में अंतर बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। तो अगर नहीं भी आता है तो आप सॉरी बोल दीजिए, आता है तो अच्छे से आप बता दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। मुझे लगता है कि मैम थोड़ा नोट कर रही थी, तो एक स्माइल अगर रहती है तो उनको भी लगता है कि नहीं, ये सामने वाला घबरा नहीं रहा है, तो मे बी दैट कैन हेल्प यू इन दैट। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। मुझे लगता है ये आपके लिए भी काम कर सकती है। इसमें से कुछ पॉइंट्स अगर आपको रिलेवेंट लगते हैं तो आप उसमें से ज़रूर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आप, आई होप कि आपको ये मददगार हुई होगी।